आज हम फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग से 30 एमसीक्यू करेंगे। ये सारे एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछे जाएंगे। 30 एमसीक्यू एआई एंड मशीन लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अर्थ क्या है? आपके सामने ऑप्शंस हैं। तो रिपेयर गलत, मशीन लर्निंग ये एआई का हिस्सा है, पार्ट ऑफ एआई। तो जो मशीन में मानव जैसी बुद्धि लाना, ये उस एआई इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अर्थ होता है। डेटा स्टोरेज तो गलत है, बिल्कुल गलत है, और मशीन रिपेयर भी गलत है, लेकिन मशीन लर्निंग एआई का हिस्सा है। आंसर देखते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अर्थ है कि मशीनों को इंसानों की तरह सोचने और निर्णय लेने देने की क्षमता देना। ओके, अब अगला है एआई का फुल फॉर्म क्या है? तो सब जानते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब यहाँ पे ये जान लेना है कि एआई शब्द पहली बार कॉइन कहाँ हुआ, ये जो वर्ड था। तो सबसे पहली बार 1956 में, इस ईयर में डार्टमाउथ सम्मेलन था एक, डार्टमाउथ DARTMOUTH, एक सम्मेलन हो रहा था। उसी में जॉन मैकार्थी ने 1956 में ये शब्द पहली बार कॉइन किया था। तो अभी आपको पता चल गया होगा कि एआई का फुल फॉर्म क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एआई का उपयोग किन क्षेत्रों में होता है? बैंकिंग हाँ होता है, हेल्थ केयर में होता है, एजुकेशन में होता है। तो ऑल ऑफ द अबव। आंसर क्या है? ऑल ऑफ द। अब हम देखते हैं एआई का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज। नहीं, इनको तो कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। ठीक, जॉन मैकार्थी, बिल गेट्स और एलन मस्क। तो आंसर क्या है? जॉन मैकार्थी। जॉन मैकार्थी को एआई का जनक कहा जाता है क्योंकि इन्होंने सबसे पहली बार इस एआई शब्द का इस्तेमाल किया था 1956 में डार्टमाउथ के सम्मेलन में। कौन सा सम्मेलन था? DARTMOUTH, माउथ, इन 1956 बाई जॉन मैकार्थी। एआई शब्द का पहला इस्तेमाल हुआ था। ठीक, एक्सप्लेनेशन कुछ खास नहीं, जॉन मैकार्थी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? मशीन लर्निंग क्या है? तो डेटा को स्टोर करना। तो नहीं, डेटा को क्या स्टोर करेगा? कंप्यूटर लर्निंग विदाउट प्रोग्रामिंग, मे बी। टाइपिंग सॉफ्टवेयर, बिल्कुल गलत। हार्डवेयर, बिल्कुल गलत। हार्डवेयर में तो माउस ये सब आता है। ठीक है, तो कंप्यूटर लर्निंग विदाउट प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग के बिना अगर कंप्यूटर सीख रहा है, स्वतः लर्न कर रहा है, किसके माध्यम से? डेटा के माध्यम से अगर वो लर्न कर रहा है, तो इसी को कहा जाएगा मशीन लर्निंग। अब यहाँ देखो आंसर बी, मशीन लर्निंग में मशीन डेटा से खुद सीखती है, और इसका हायर वर्जन जो कहलाता है वो कहलाता है डीप लर्निंग। ठीक, डीप लर्निंग। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग के अंतर्गत एक कैटेगरी है। मशीन लर्निंग किसका भाग है? हार्डवेयर का, गलत। सॉफ्टवेयर, एआई स्वयं है ना, तो एआई का ही तो भाग है मशीन लर्निंग। तो आगे चलते हैं। सी, मशीन लर्निंग एआई का सबसेट है। वेरी गुड। अब कह रहे हैं एमएल का फुल फॉर्म क्या है? तो अभी तक पढ़ते ही आ रहे हैं मशीन लर्निंग। एमएल मतलब मशीन लर्निंग। इसमें क्या करते हैं? पहले मशीन को डेटा देते हैं, तो वो खुद मशीन खुद को प्रशिक्षित करता है, मतलब ट्रेनिंग देता है, प्रशिक्षण करता है, और उन डेटा के हिसाब से जब हम कोई नया डेटा डालते हैं तो उसका आउटपुट या प्रेडिक्शन करता है, भविष्यवाणी करता है कि आपने जो शर्तें और कंडीशन दी हैं, इन शर्तों और कंडीशनों पर, इस पहले अनुभव के आधार पर मैं कहता हूँ कि ऐसा का होगा, ऐसा नहीं होगा। ये होता है एआई मतलब मशीन लर्निंग का काम। तो पहले उसको इनपुट देंगे, कंप्यूटर स्वयं को प्रशिक्षित करेगा, और फिर आउटपुट आपको डेटा के हिसाब से बता देगा। ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन। एआई का उपयोग चैटबॉट में होता है? हाँ होता है भाई, बिल्कुल होता है। एआई किस क्षेत्र में उपयोगी नहीं है? तो वैसे तो हर क्षेत्र में है, एग्रीकल्चर में है, स्पेस में है, कुकिंग मैनुअली, मेडिसिन। तो कुकिंग मैनुअली यहाँ पे लिखा हुआ है, तो जब आप मैनुअल वर्क करते हैं तो फिर एआई का यूज़ क्यों होगा? क्योंकि आपने मैनुअली कुक करना है। क्या है? एआई ऑटोमेटेड सिस्टम में उपयोगी होता है, मैनुअल कुकिंग में नहीं। अब कह रहे हैं मशीन लर्निंग में क्या ज़रूरी होता है? डेटा, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर। तो अभी आप खुद ही देखें कि मशीन लर्निंग में मशीन खुद सीखती है, कैसे? डेटा से। तो इसका आंसर क्या है? डेटा।
डीप लर्निंग किसका भाग है? एआई, मशीन लर्निंग, बोथ, नन, तो आप बोथ मार देंगे क्योंकि एआई का सबसेट है मशीन लर्निंग, एमएल, और उसी का एडवांस वर्जन है डीप लर्निंग। ठीक, अभी आपको पूछ रहा है सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होता है, तो बिना डेटा, लेबल्ड डेटा, रैंडम डेटा, नॉन डेटा। तो यहाँ पे आप याद कीजिए सुपरवाइज्ड लर्निंग में लेबल्ड डेटा होता है, लेबल्ड डेटा। अब आप पूछेंगे कि लेबल्ड डेटा और अनलेबल्ड डेटा होता क्या है। ठीक है, तो अभी हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं कि लेबल्ड डाटा किसे कहते हैं। LABELED, लेबल्ड डेटा। तो जब हम मशीन लर्निंग में कंप्यूटर को डेटा देते हैं और डेटा देने के साथ साथ उसकी विशेषताएं बताते हैं, जैसे कंप्यूटर को हमने आम का इमेज दिखाया और बताया कि ये आम है, तो उसको हम एक लेबल या टैग लगा के दे रहे हैं कि आम का ये इमेज है, तो इसे कहेंगे लेबल्ड डेटा। जैसे हमने उसे कोई गज़ल सुनाई और गज़ल की कुछ विशेषताएं बताई और उसके बाद हमने उस पर लेबल दिया कि ये जो म्यूज़िक है इसे कहते हैं गज़ल। ठीक, अब इस प्रकार से ये होता है कि आप अपने सुपरविज़न में मशीन की लर्निंग कराते हो, जैसे माँ बाप कराते हैं बच्चों का। ठीक है, तो उसे कहा जाता है सुपरवाइज्ड लर्निंग, एकदम सेम जैसे पेरेंट्स अपने ह्यूमन अपने बेबी को सिखाते हैं। ठीक, तो उसको कहा जाता है लेबल्ड डाटा, और लेबल्ड डाटा का इस्तेमाल कहाँ पे होता है? सुपरवाइज्ड लर्निंग में। अब एक शब्द और आता है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होता है। तो जब एआई में अनलेबल्ड डाटा का इस्तेमाल किया जाता है, क्या होता है? अनलेबल्ड डाटा, ऐसा डाटा जिस पर कोई लेबल ना लगा हो, अनलेबल्ड डाटा। इनपुट का कोई नाम या टैग या आंसर नहीं होता, ये डाटा रॉ डाटा होते हैं। तो एग्ज़ाम में अगर आपसे पूछा जाए कि अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में एक शब्द है कि रॉ डाटा का इस्तेमाल करते हैं अगर हम, तो कौन सी लर्निंग है? तो आप कहेंगे अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। ठीक, या इसे अनटैग्ड डाटा भी कह सकते हैं कि अगर हम किसी कंप्यूटर को कोई इमेज दें और बताएं ही ना वो किस चीज़ का इमेज है, ठीक है, खुद से उसे पहचानने के लिए बोले कि ये खुद से जब कभी पाना कोई डाटा पिछला हो उससे मैच करना या इंटरनेट पे सर्च करना, तो ये तुम अपना नाम खुद कैटेगराइज कर लेना, तो उसको कहा जाता है अनटैग्ड डाटा या रॉ डाटा, कच्चा डाटा। तो इस प्रकार से जब मशीन खुद से उन विशेषताओं के आधार पर सारी पिक्स को अलग अलग समूहों में बांटे, बोले कि ये फ्रूट्स हैं, ये फ्लावर्स हैं, ये नेचुरल पिक्स हैं, आप ना बताएं कि ये फ्रूट्स के हैं, ये फ्लावर्स के हैं, वो खुद मशीन अपने आप से ये लेबल इसको लगाए ग्रुप बना के। ठीक है, तो उसको कहा जाता है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, क्योंकि आपने तो उसको दे दिया और बोला खुद कोई सुपरविज़न आपका नहीं, खुद लेबल लगाओ। तो वो किसी फूल को भी क्या कर सकती है, जो फल जैसा दिख रहा हो फल की कैटेगरी में डाल सकती है ना, तो वो खुद से उसका कोई भरोसा नहीं है। ठीक, तो अनलेबल्ड डाटा का इस्तेमाल कहाँ होता है? अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में। ठीक, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में कैसे डाटा होते हैं? रॉ डाटा का इस्तेमाल हो सकता है, अनटैग्ड डाटा का इस्तेमाल, ऐसे डाटा जिनका कोई नाम नहीं होता। ठीक है, अभी क्या है, कुछ आया है सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग। तो ऐसी लर्निंग जिसमें थोड़े तो लेबल्ड डाटा का इस्तेमाल होता है और कुछ अनलेबल्ड डाटा का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो उसको कहा जाता है सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग। लेकिन इसमें क्या होता है, लेबल्ड डाटा कम होते हैं और अनलेबल्ड डाटा थोड़े ज़्यादा होते, अधिक होते हैं। ठीक है, हमने थोड़ा सा डाल दिया कि ये फ्रूट्स की विशेषताएं हैं, ये फ्लावर्स की विशेषताएं हैं। अब हम सारे वस्तुओं की विशेषताओं की लिस्ट उसे अपलोड कर देते हैं, बोलते हैं कि विशेषताओं के आधार पर तुम समूह बनाओ, कौन से फ्रूट है और कौन से फ्लावर है। ठीक, तो थोड़ा सा लेवल डाटा उसको दे देंगे और ढेर सारा, यहाँ सम नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए मतलब बहुत ढेर सारा अनलेबल्ड डाटा,
का इस्तेमाल करेंगे तो क्या कहा जाएगा, सेमी सुपरविजन, कि मैंने तुम्हारे लिए थोड़ा सा आउटर बाउंड्री खींच दी है, बाकी अंदर का काम तुम करो। अभी इसमें क्वेश्चन है सुपरवाइज लर्निंग क्या होता है, तो वही जिसमें लेबल्ड डाटा का इस्तेमाल होता है। अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है, तो अनलेबल्ड डाटा का इस्तेमाल होता है, मशीन खुद से डाटा के बीच में समानताएं और समूह ढूंढती है। ठीक है, आप समझ ही रहे हो। अब आया क्वेश्चन, न्यूरल नेटवर्क किससे प्रेरित है, तो न्यूरल नेटवर्क ह्यूमन ब्रेन से प्रेरित है, आंसर है भी। ठीक। एआई का उपयोग किस में होता है, फेस रिकग्निशन, वॉइस रिकग्निशन, बोथ, तो बोथ में होता है। ठीक है, चाहे फेस रिकग्नाइज करना हो चाहे वॉइस रिकग्नाइज करना हो। इनफैक्ट एयरपोर्ट्स पे फेस रिकग्निशन कैमरे लगे होते हैं, ताकि अगर जो एयरपोर्ट अथॉरिटी के डेटा बेस में जो आपका अगर इमेज सेव कर दिया गया है, तो वो आपको कैमरे वहाँ रिकग्नाइज कर लेंगे कि फला का इमेज मैच फाउंड, ऐसा कुछ। क्वेश्चन, मशीन लर्निंग का उपयोग कहाँ नहीं होता, नहीं पे ध्यान दीजिएगा। स्पैम फिल्टर करने में होता है, रिकमेंडेशन सिस्टम होता है, कीबोर्ड में नहीं। फ्रॉड डिटेक्शन, इसमें तो होगा ही मशीन लर्निंग का। कुछ विशेषताएं बताएंगे कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा दिखता है, ऐसी हरकतें करता है, ऐसा कुछ होता है, तो समझ लेना वो फ्रॉड है, या फला फला फला। अगर ऑडिट में दिक्कतें हुई तो आप समझ लेना फ्रॉड है। तो एआई को ऐसा समझा के आपका डाटा जांच कराया जा सकता है कि फ्रॉड डिटेक्शन में यूज़ किया जा सकता है। एआई का उदाहरण कौन सा है, कैलकुलेटर, स्मार्ट असिस्टेंट, फैन, लाइट, तो स्मार्ट असिस्टेंट। एआई आधारित वर्चुअल असिस्टेंट कौन सा है, ठीक है, तो एमएस एक्सेल तो वर्चुअल असिस्टेंट है नहीं, तो सीरी है। प्रिंटर होगा नहीं, सीपीयू होगा नहीं। मशीन लर्निंग में एल्गोरिथम क्या करता है, डेटा को डिलीट करता है, डेटा को लर्न करता है, प्रिंट करता है, लर्न करता है। ठीक है, इसी के साथ हम क्या करते हैं, कुछ वर्चुअल असिस्टेंट्स को देख लेते हैं। जैसे गूगल असिस्टेंट, गूगल का। अलेक्सा किसका पढ़ा हमने, अमेजन का। सीरी किसका याद, एप्पल का, एप्पल सीरी। बिक्स बी, डबल बी डबल एस, कोर्टाना, माइक्रोसॉफ्ट। ठीक, अगला देखो। अब ये है कुछ जनरेटिव एआई चैटबॉट में। जेमिनी है तो गूगल का है। चैट जीपीटी, ओपन एआई। ओपन एआई ने बनाया है चैट जीपीटी। जिस चैट जीपीटी का सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं हम, उसको ओपन एआई, एक ऐसा एआई जो खुद ओपन है। ले जाओ भैया मेरा चैट जीपीटी। को पायलट, माइक्रोसॉफ्ट। देखो ये इसके नाम में तो माइक्रो भी है, मतलब बहुत छोटा सा है, और सॉफ्ट भी है, छोटा सा सॉफ्ट सा है, इसीलिए इसको क्या चाहिए, को पायलट चाहिए। अकेले नहीं जा सकता, इसको एक को पायलट भी चाहिए, क्योंकि ये क्या है, माइक्रो भी है और सॉफ्ट भी है। क्लाउडे किसका है, एंथ्रोपिक का है। अभी यूएसए की है। तो अभी कुछ दिन पहले फेडरल एजेंसी, वहाँ की केंद्रीय संस्थाएं क्लाउडे से कुछ डेटा मांगना चाह रही थी, तो क्लाउडे ने मना कर दिया था, जबकि ओपन एआई के चैट जीपीटी ने वो डेटा दे दिया था। अब कुछ भारतीय एआई असिस्टेंट चैटबॉट हैं। वैसे तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन जान के जाइए, कुछ चीज़ें फैक्ट्स मिल जाएंगी आपकी। तो सबसे पहला है कृत्रिम, KRUTRIM, कृत्रिम। ये ओला कंपनी ने बनाया, भाविश अग्रवाल की कंपनी है, और ये सबसे पहला एआई पूर्ण मॉडल बनाया भारत का। एआई पूर्ण मॉडल, फुल एआई मॉडल सबसे पहला भारत का क्या है, कृत्रिम है, और इसको यूनिकॉर्न का दर्जा प्राप्त हुआ है। एआई का फर्स्ट यूनिकॉर्न, एआई यूनिकॉर्न। कौन सा यूनिकॉर्न, तो बहुत से कंपनियां बन जाती हैं, लेकिन एआई के क्षेत्र में जो यूनिकॉर्न का दर्जा प्राप्त किया उसका नाम है कृत्रिम। एआई के क्षेत्र में यूनिकॉर्न का दर्जा प्राप्त करने वाला कौन सा है, कृत्रिम। ठीक है, हनुमान नाम से एक एआई चैटबॉट बन रहा है, हनुमान। इंग्लिश में लिखा है HANOON, हनु, MAN, मैन, हनुमान। ये भारत जीपीटी, IIT बॉम्बे और रिलायंस, तो वहीं बॉम्बे
में आईआईटी बॉम्बे है, वहीं रिलायंस की कंपनी है। तो भारत चैट जीपीटी, भारत की एक चैट जीपीटी है और आईआईटी बॉम्बे और रिलायंस के अंबानी ने मिलके एक चैट बॉक्स बनाया है, उसका नाम क्या रखा है, हनुमान। ओके। अब ये है जुगलबंदी। क्या? जुगलबंदी। और जुगलबंदी को माइक्रोसॉफ्ट एआई फॉर भारत और भाषणी ऐप द्वारा मिलकर बनाया गया है। तो भाषणी ऐप का सहयोग लेके एआई फॉर भारत और माइक्रोसॉफ्ट में क्या ने क्या बनाया, जुगलबंदी। और ये ग्रामीण परिवेश के लिए है, ग्रामीण परिवेश के लिए, इसी के लिए इसका नाम ही पता चल रहा होगा, जुगलबंदी। और ये जो भाषणी था ना, तो वही ये भाषणी ऐप, ये भारत सरकार की बनाई गई है। और माइटी का मतलब सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो है, ऐरावत, ये टी है, ऐरावत, ये नीति आयोग के सहयोग से बनाई गई है। इंडस बन रही है, तो ये शायद महिंद्रा वालों ने ये सोच के बनाया होगा कि भारत की सबसे प्राचीन वैली सिविलाइजेशन थी कि हिंदू संस्कृति, सैंधव इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसी के नाम पे तो इंडस इन्होंने रखा होगा। कौन वाले? महिंद्रा टेक वालों ने। इनका नाम है महिंद्रा टेक या टेक महिंद्रा। तो इन्होंने क्या बनाया? इंडस। भाषणी कौन? भारत सरकार, भाषणी, भारत भाषिणी, ठीक, भारत सरकार भाषणी। एरावत हो गया नीति। और हनुमान कौन हो गए? अरे रिलायंस वाले भैया जी हनुमान बना रहे हैं। आईआईटी बॉम्बे, भारत चैट जीपीटी। बाकी जुगलबंदी, माइक्रोसॉफ्ट, एआई फॉर भारत, भाषणी ऐप। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एआई का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्पीड, इंटेलिजेंस, स्टोरेज। तो एआई का मुख्य उद्देश्य होता है इंटेलिजेंस, मतलब सूचना, अपनी बुद्धिमत्ता कर दिखाना। ये क्वेश्चन तो आसान दिख रहा है। एआई का उपयोग सेल्फ ड्राइविंग कार में होता है, तो हाँ होता है। डीप लर्निंग में क्या उपयोग होता है? तो डीप लर्निंग में न्यूरल नेटवर्क, प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड। तो सबसे ज़्यादा तो हमारे लिए न्यूरल नेटवर्क है। अगर न्यूरल नेटवर्क नहीं बनाएंगे तो आप डीप लर्निंग नहीं कर पाएंगे। चलिए हम देख लेते हैं एक बार डीप लर्निंग क्या होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मशीन लर्निंग में प्रिडिक्शन किया जाता है? हाँ किया जाता है, क्योंकि जब आप इनपुट देते हैं मशीन को तो वो पैटर्न पहचान के रख लेती है कि ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ये चीज़ होगा, ऐसा होगा। अब खुद को मतलब इनपुट के आधार पर ट्रेन कर लेती है, और ट्रेन करने के बाद जब आप उसको नए कैरेक्टरिस्टिक्स के इनपुट दोगे इनपुट के रूप में, तो वो आपको आउटपुट यानी के रूप में प्रिडिक्शन देगी, यानी भविष्यवाणी करेगी कि ये चीज़ हो सकता है, ये चीज़ नहीं हो सकता, ये चीज़ ये है, आम है, बिल्ली का फ़ोटो है, समथिंग। एआई का उपयोग फ्रॉड डिटेक्शन में होता है? तो हाँ हो। एआई का उपयोग कहाँ नहीं होता? तो बैंकिंग में होता है, हेल्थ केयर में होता है, मैनुअल वर्क में नहीं होगा, एजुकेशन में होगा। मतलब हर सेक्टर में होगा, लेकिन जहाँ मैनुअल आ जाए, मतलब आप खुद से जो करना है, तो वो वहाँ नहीं। अब कह रहा है एआई सिस्टम किस पर आधारित होता है? डाटा पे, इंफॉर्मेशन पे, बोथ पे, नॉट। तो डेटा चाहिए ही और इंफॉर्मेशन भी वही है, तो बोथ नेम अगर सेम है तो हम बोथ पे लगा देते हैं, ठीक। तो क्या होगा? बोथ, सी इज राइट आंसर। कह रहा है कि मशीन लर्निंग का मुख्य कार्य क्या है? तो लर्निंग है, प्रिंटिंग, टाइपिंग, स्टोरिंग। तो मुख्य कार्य है मशीन लर्निंग का लर्न करना, ठीक। किसके आधार पर? डेटा के आधार पर। एआई में रोबोटिक्स शामिल है? हाँ शामिल है। तो एक्सप्लेनेशन, रोबोटिक्स एआई का एक हिस्सा होता है। तो जैसे आप रोबोट बनाना है आपको, तो ऐसा रोबोट होगा जो एआई इनेबल्ड होगा, मतलब एआई सक्षम होगा। क्योंकि अगर उसमें एआई नहीं रहेगी, खुद की बुद्धिमत्ता नहीं रहेगी, तो वो अधिक से अधिक काम कैसे सॉल्व कर सकता है। तो रोबोट अगर अपग्रेड होगा तो एआई के साथ हो। ये तो भविष्यवाणी कर रहा है एआई का फ्यूचर कैसा है, तो चलो ब्राइट फ्यूचर।